नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र की राजनीति से ही उद्धव जी को क्या संन्यास उद्धव लेना ठाकरे जी को राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे कलीग अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो ये विषय है कितना आप इसको गंभीर मानते हैं कि उद्धव जी को क्या संन्यास ले लेना चाहिए? बहुत ही गंभीर है। हम सुनील गावस्कर लीजेंड, ये सचिन तेंदुलकर लीजेंड, भारत रत्न, वो जब उनके क्रिकेट की बारी में नाकामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, अपयशी होते हैं सर, वो इतने शीर्षस्थ होते हुए भी हम बोलने शुरू कर देते हैं कि अभी इनको रिटायर होना चाहिए। धोनी के बारे में भी बोला गया है कि नहीं गया? कौन सा ऐसा क्रिकेटियर है जिसके बारे में बोला नहीं गया? नेहरू जी के ज़माने में जब 62 वॉर हम चाइना से हार गए और कृष्ण मेनन ने रेसिग्नेशन दिया, वो संरक्षण मंत्री थे, तब लोग आपस में बात करने लगे कि भाई अभी नेहरू जी की रिटायर होने की बारी आ गई है, उनको रिटायर होना चाहिए। ऐसा तो कई नेताओं के बारे में हुआ है कि भाई अभी रिटायर हो जाओ, क्यों नहीं होते। ऐसा पूरी भारतवर्ष में आवाज़ गूंजती है कि रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ। मनमोहन सिंह के बारे में ऐसा ही हो गया। अगर शायद उस समय मनमोहन सिंह के बदले वो चुनाव में मोदी के खिलाफ ओपनली ये तुम्हारी सोनिया कांग्रेस अगर राहुल को पोस्ट करती थी तो शायद इतना पराभव नहीं होता था कांग्रेस का। लोगों को मनमोहन को रिटायर करना था करके उन्हें कांग्रेस को ही रिटायर कर दिया, ऐसी बात होगी। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा सवाल सर, साक्षात जो राष्ट्रवादी के भगवान हैं शरद पवार जी, उनकी भी अभी निजी हालत जो है वो देखने के बाद और उनका पॉलिटिकल रोल जो है वो कमज़ोर होते हुए देखने के बाद लोग बार बार आपस में बात करते हैं। अभी खुल के हिम्मत नहीं है किसी की कि गाड़ी टूटेगी या सर फूटेगा, वो तो है उनकी ताकत, उनके लोगों की ताकत है, तो इसके लिए बोलते नहीं, मगर आपस में चू 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 करते रहते हैं कि भाई पवार साहब को अभी सम्मान से रिटायर होना चाहिए। वो अगर अभी रिटायर हो जाते तो इनका जो अभी रुतबा है, इज्जत है, प्रतिमा है, वो ज़िंदगी भर के लिए बनी रहेगी, इतिहास में भी बनी रहेगी जी। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत कम नेता निकले कि जिन्होंने आखिर तक, लोग बोल रहे थे रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, नहीं हुए। इसमें अंतुले भी थे, एक ज़माने का अंतुले क्या थे, रिटायर नहीं हुए। आखिर तक वो कोशिश करते रहे, मुझे ये करो, वो करो, वो करो। मैं उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था, मैं भी उनको बोलता अरे रिटायर हो जाओ सर, ये मगजमारी मत करो। तो उद्धव जी के लिए तात्पर्य, उद्धव जी के लिए अब समय दोनों कारणों से आ गया है। देखो, अभी ऐसा है कि मैं संजय की गवाही नहीं दे सकता क्योंकि संजय अभी जेल में है, और मैं बोलूँगा संजय ने मुझे ये बोला, वो बोला, तो लोग बोलेंगे वो जेल में करके तुम उनके नाम पे पुड़िया छोड़ रहे हो क्या? बिल्कुल ऐसा बोलेंगे, इसके लिए नहीं मैं बोल सकता। मगर ये बात सच है कि वो उद्धव, कौन से उद्धव, वो जो एक शेर आया, शेर आया, शेर, टाइगर जिंदा है, वो बाला साहब का बात हो गया, और टाइगर आया करके वो जो टाइगर था वो अब भीगी बिल्ली बन गया है। वो शारीरिक ताकत, वो चैतन्य, वो ऊर्जा, वो बोलने का और इसका एक रुतबा, समाज को हिप्नोटाइज करने की ताकत वो उनमें थी कि नहीं? बाला साहब इतनी नहीं थी। बाला साहब तो साक्षात सूर्य थे, मगर ये चंद्र तो था। कौन? उद्धव कम से कम चंद्र था। अब धीरे धीरे से चंद्र अमावस्या की ओर जैसे बढ़ता है तो उसकी एक एक कला कम होती जाती है। भाई कल पौना था, आज आधा हो गया, आधा के लिए बाद में चंद्रकोर और बाद में अमावस्या। तो इनका राजनीतिक प्रभाव जो है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अमावस्या की ओर जा रहे। तो अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी को उसका जीवन का आरंभ उसके हाथ में नहीं होता है, मगर राजनैतिक जीवन का मैं बोलूँगा, असली जीवन का नहीं, राजनैतिक जीवन का
आरंभ वो अपनी मर्जी से करता है तो अंत भी राजनीतिक जीवन का उसको खुद चुनना चाहिए। और कब चुनना चाहिए? जब उसके समझ में आएगा कि भाई अब जो मेरा पहला प्रभाव था वो बिखर गया है। मेरी जो ताकत थी, भाई नेता की ताकत किस में रहती है? कार्यकर्ता में रहती है। बिल्कुल। अनुयायी में रहते हैं। नेता कोई वो क्या मल्ला है क्या? कोई क्या कुश्ती लड़ेगा फिजिकली? उद्धव जाके थोड़ा फडणवीस के साथ या एकनाथ जी के साथ जाके मुष्टि युद्ध खेलेगा या कोई फिजिकल मारामारी थोड़ा करने वाला है। उनकी लड़ाई रणांगण में है जहाँ दोनों की सेनाएं भिड़ेगी। तो अभी तो ऐसा हो गया कि ये साइड में जो सेना है वो तो ज़्यादा करके गुप्त ही दिख रही है। सेना का पता ही नाता नहीं, कुछ थोड़े मोटे लोग पीछे पीछे दिख रहे हैं बेचारे, जिनको एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद अपने को कोई आयशा है ऐसा लगता नहीं है। वो बेचारे मजबूरी से इधर रह रहे हैं। मेरी कई से बात होती है, बोला अरे तू तो शिंदे साहब के साथ मैंने कई बार देखा है तेरे को, तो अब इधर नहीं है उधर है। बोला साहब उधर जाके क्या करेंगे? पहले 100 लोग लाइन लगा के बैठे हैं, अभी इधर लाइन में मैं पहला हूँ। तो देखो टिकट मिलना बड़ी बात है, बाद में चुन के आना नहीं आना वो नसीब की बात है, उसका पॉलिटिकल इक्वेशन है। मगर अभी नगर सेवक के लिए भी मेरे को टिकट नहीं मिलता है। तो शिंदे साहब के यहाँ जो जाके बैठे हैं वो नगर सेवक आमदार की सबके लिए पूरे बोलेंगे वो सर पहले दिन से मैं आपके साथ हूँ। तो शिंदे साहब भी ना नहीं बोल सकेंगे। इसलिए हमने ये रास्ता चुना है कि उद्धव साहब को हम बोल सकते हैं सब जो कोई नहीं था तुम्हारे साथ तब मैं था, तो मेरे को नगर सेवक का टिकट दो, आमदार की का टिकट दो। तो वो बस सर है वो क्या है ना, वो हम मराठी में चाळणी बोलते हैं, हम तेरा ऐसा 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 करते हैं तो जो धान है वो नीचे गिर जाता है और वो खड़े और ये बचता है। तो उद्धव जी के हाथ में वो चाळनी है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? चाळनी बोलते हैं। तो वो चाळनी है, वो डू 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 करे वो सब जितना धान गिर गया वो एकनाथ शिंदे गोरे में भर के लेके गया। अभी उतर वो सब जो खड़ा कूड़ा कचरा है वो उनके चाळनी में है। उस कड़े कुचरे को ही उनको अभी बोलना है कि भाई ये लेके मैं लड़ूंगा। अभी कैसे लड़ेंगे? और शिंदे साहब जो हैं वो सूप की भूमिका है। सूप मतलब वो अपना पीने का सूप नहीं, मराठी में ऐसा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको? सूप ही बोलते हैं, सुपड़ी बोलते हैं। सूप हाँ सूप ही बोलते हैं। तो सर वो सूप कैसा होता है कि ऐसा ऐसा करके आप करेंगे ना तो धान अंदर आता है और कड़वा कचरा फेंक दिया जाता है, बराबर। अभी शिंदे साहब ने क्या किया, वो सूप चलाया, उसमें से वो जो कूड़ा कचरा था वो बाहर फेंक दिया गया, वो धान जो था उनके हाथ लग गया। अभी ये विफल परिस्थिति, एकदम विपरीत परिस्थिति है दोनों की। लेकिन तो अभी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब कहाँ किसका बाजी हाथ में आ जाए। देखो ये तो हम हमेशा नहीं ये देखो हम हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी 2 तक गया के 300 तक आ गई सर, मगर बीजेपी की पॉलिटिकल चुनाव में जो गति दुर्गति हुई उसके परे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक अधिष्ठान उनके पीछे था, वो दुर्बल नहीं हुआ था। आरएसएस दुर्बल नहीं हुई थी, वो देश भर में ताकतवर थी। इसके लिए वो 200 से 300 तक पहुंच गए। इनके पीछे ऐसा अधिष्ठान क्या है? कौन सा अधिष्ठान है इनके पास? इनके पास ऐसी कोई सी संगठना है कि जो इनको बल देगी। सर 2 से 200-300 हो सकते हैं, मगर उसके लिए एक ऐसी संगठना पीछे होनी चाहिए जो बीजेपी के पीछे थी। तो इनके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकली वो मर्यादा है उनको। अभी आदित्य म्हणजे मतलब ऐसा हो गया कि पुराने ज़माने में राजा बूढ़ा हो जाता था और राजपुत्र निकलते थे सवारी लेके, और राजा अपने गद्दी में बैठ के देखता था मेरा बेटा इधर जा रहा है, मेरा बेटा उधर जा रहा है। वो खुद नहीं जा पाते थे। अभी इनकी हालत वही है, ये ज़्यादा ये नहीं कर सकते। अभी मुझे परसों किसी ने बताया कि परसों उन्होंने एक फंक्शन किया, उसमें जो आता है हाथ में लगाओ, जो आता है, जो आदमी ने पिछले 2 साल में देखा नहीं वो दिन भर हाथ मिलाता रहा मजबूरी में। अभी हमारे गणेश नाइक जो है वो किसी को भी हाथ मिलाते हैं ना तो तुरंत डेटॉल से धोते हैं, मालूम है आपको? मालूम। हाँ मालूम, देखा है आपने? जी। तो मैंने एक बार उनको पूछा भाई ये क्या है? वो बोले आदमी कहाँ से आते हैं, उनके हाथ में क्या क्या होता है, मेरे को ऐसा हाथ मिलाने के बाद खुजली होता है, एलर्जी है। हाँ एलर्जी होता है उसका, इसके लिए मैं हाथ धोता रहता हूँ। उसकी चर्चा भी बहुत हुई जी। सर 2 साल तक जो आदमी ने आँख से आँख नहीं मिलाई उसकी मजबूरी देखो। मेरे को भी ना कभी कभी सर तरस आता है उद्धव जी के ऊपर। मेरे भी मित्र थे एक ज़माने में, तो बहुत एकदम दिल के फ्रेंड थे। बहुत तरस आता है कि भाई जो आदमी 2 साल तक किसी को देख नहीं रहा था उसको
अपने नेताओं को नहीं मिलते थे। सर उनके 2-4 बॉडीगार्ड होशियार थे, बाद में उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में हाथ डाल दिया और थोड़ा दूर रखने लगे, क्या हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा बोलना शुरू कर दिया, हाथ ऐसा करो। मुझे ऐसा लगा कि रात में जाने के बाद उन्होंने पूरा अपना मेडिकल चेकअप करवाया, हाथ और ये सब जो है वो मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन करवा लिए, पूरा बॉडी का चेकअप करवाया। अगले 3 तक वो एंटीबायोटिक्स ले रहे थे। उनको डर था किस किस प्रकार के लोगों ने हाथ मिलाया, क्या है ऐसी जिसकी हालत है। और उन्होंने खुद बोला, देखो बात कैसे छुपाते और कैसे निकल आती है। जब उनका ऑपरेशन हुआ तो मेडिकल बुलेटिन में क्या आया, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, एकदम अच्छे है, बात कर रहे हैं। हिलना फिरना पड़ शुरू हुई, कल परसों तक तो वो चलने लगेंगे, ये भी आता था। बिल्कुल उस समय मुझे पता था क्योंकि मेरे मित्र वहाँ पे थे अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि ये बाहर अभी मत बताओ, जब उनको बताना होगा वो बताएंगे। मगर वो बोले उनका पूरा बदन जो है वो नहीं हिल रहा है, कमर के नीचे पाँव नहीं हिल रहे, वो खड़ा नहीं हो सक रहे, वो बोलना भी उनको मुश्किल हो रहा है, उनको खड़े हो गए तो चक्कर आ रही है। ये सब उन्होंने मुझे बताया। मैंने आज तक कभी उसका जिक्र नहीं, अभी जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि जय मैं बेशुद्धावस्था में थी तो सत्तांतर की बातें की गई। आप बेशुद्धावस्था में थे वो कब बताया आपने, अभी बता रहे हो, बताया उस समय आपका इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ, ये बात भी आपने ने लोगों से छुपाए रखी। सो इनका एक ब्लड क्लॉट हो गया और इसमें गया नेक में, और वह ऐसा अटक गया कि जान पे खेल आई थी। मुझे उनसे सहानुभूति है, हमदर्दी है, बिल्कुल मेरे दोस्त है, मुझे उनके प्रति नफरत नहीं है, प्यार है, दोस्ताना है, आज भी है। कल भी अगर वो बोलते हैं तो मैं बोलूँगा हाँ चलो आपके लिए कुछ हो सकता है तो मैं कर सकता हूँ मेरी मर्यादा के अनुकूल। मगर सर उन्होंने बताया नहीं की दूसरा ऑपरेशन हुआ। अब आप बोल रहे की माझं 2 ऑपरेशन झाली, मला हलता येत नव्हतं आणि हे लोक ये करत होते। सर अभी उनकी जो हालत थी उससे वो बेहतर है, मगर अभी भी अगर आप उनका वीडियो वॉच कीजिए बारीकी से, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ बैठिए, न्यूरोपैथी बोलते हैं, न्यूरोपैथी, वो मज्जा तंतु के तज्ञ रहते हैं, उसको पास में बिठा के देखिए, उनको पूछिए कि ये पेशेंट जो है उसके चलने फिरने के, बोलने के, मुंडी हिलाने के, पाँव हिलाने के ढंग से आपको क्या लगता है। मैंने पूछा, मेरे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन मित्र है, उनको पूछा आपको क्या लगता है। बोले उनके पैर में ताकत नहीं है, वो तो मन की ताकत के लिए वो चलने फिरने का प्रयास कर रहे हैं। मज्जा तंतु वाले ने बोला कि इतना जल्दी आदमी ठीक नहीं होता है, कभी कभी तो 3-3 साल लगते हैं ये सब नॉर्मल होने को। ये अभी जो कर रहे हैं ना, इसका विपरीत ये हो सकता है। उनके हार्ट में स्टेंट है। सर कितने स्टेंट हैं, 7 या 9 स्टेंट हैं। मेरे हृदय में 2 स्टेंट है, फिर भी हर 1 साल के बाद मुझे जाके पूरा चेकअप करता हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके स्टेंट के आगे पीछे थोड़ा थोड़ा जम रहा है, अभी आपको एंजियोग्राफी करके इसका बाईपास करना पड़ेगा शायद। सो इनके तो 9 स्टेंट हो गए, और स्टेंट लगाने से कुछ ये नहीं होता है, बाद में बाईपास भी ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से उन्होंने कर भी लिए। तो फिज़िकली वो फिट नहीं है, अभी मेंटली फिर डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। कोण आहे रे तिकडे, असं राजा बोलता है ना, कोण आहे रे तिकडे, कोणाचा तरी आवाज़ येतो, मी आहे इकडे महाराज। अब ये ऐसा व्यवस्था से पूछते हैं कौन है रे तिकडे, मी मिलिंद नार्वेकर है सरकार। अरे तू क्या करने का है, मेरे को कोई तगड़ा आदमी चाहिए। कौन है रे तिकडे, मैं सर अनिल परब। अरे तू तो बदनाम है, तेरे को लेके मैं क्या करूँगा। अरे कौन है तिकडे, मैं पाटनकर। अरे तू तो मेरा रिश्तेदार है, तेरे को लेके मैं क्या करूँगा। कोई तगड़ा आदमी बचा नहीं क्या, सब गए क्या उधर। वो संजय राउत था, वो जो आपके ढाल और तलवार था, वो जब अंदर गया तो आपने कुछ किया नहीं, एक पत्रकार परिषद में 2 वाक्य बोले खाली उसके लिए। अब आप उस ढाल तलवार की अगर इस तरह से गति करेंगे तो बाकी जो आपके पीछे लोग हैं वो भी सोचेंगे भाई संजय जैसे ढाल तलवार को इन्होंने बचाया नहीं या कुछ किया नहीं, मेरी क्या हालत होगी। तो जो आगे आने वाले हैं वो भी पीछे के पीछे भाग जाएंगे। तो इनके साथ अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी देखो, पहले तो मुझे एकनाथ जी ने बोला था कि हमने कोई शाखा के ऊपर कब्जा नहीं करना है, क्योंकि शाखाएं जो है वो किसी शिवसेना के नाम से है ही नहीं, वो किसी आदमी के ही नाम से।
मगर इन्होंने देखो अभी कल थाना में और डोंबिवली में गड़बड़ हुई, वहाँ पे उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की जो पालक मंत्री थे ना यहाँ के, उनकी तस्वीर थी, वो हटाने की कोशिश की। पेपर वाले भी हरामी होते हैं साले, कुछ भी लिखते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो थे उन्होंने लिखा कि भाई उनकी तस्वीर रखने का प्रयास किया गया, इसके लिए झगड़ा हुआ। नहीं, उनकी थी वो श्रीकांत, और उनकी अभी डोंबिवली मतदार संघ है उसका, वहाँ पे जो थी वो हटाने की कोशिश के लिए ये लोगों ने आक्षेप लिया शिंदे साहब के, और वहाँ झगड़ा हो गया जी। थाना में भी वही है। अभी थाना की सभी शाखाएं जो हैं वो शिंदे साहब के लोगों के हाथ में है। एक शाखा है वो अपने चरई की जो है वो राजन विचारे की है, वो उनने खुद बांध दिए, उसका ही ऑफिस है, असल में शाखा है ही नहीं, वो ऑफिस है, वो उसके पास रहेगा, बाकी तो इनके पास रहेगा। तो अभी महाराष्ट्र में देखो आदित्य घूम रहा है, आपको ताज्जुब होगा, ये पुलिस को या तो मीडिया को टहलने की बात है कि आदित्य के साथ 500 लोग रहते हैं बस में आगे पीछे, वहीं उतरते हैं और उसके इर्द गिर्द गर्दी करते हैं। ये रहस्य बोल रहा हूँ, मगर ये ऐसे मालूम है लोगों को, वो 500 लोग साथ में लेके जाता है ताकि वो गर्दी दिखे। यहाँ के स्थानिक शिवसेना के जो नेता कार्यकर्ता है उनकी संख्या 10-20% नहीं रहती, मगर आदित्य का जब ये आता है तब झू 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 करने वाले जो लोग रहते हैं वो सब बम्बई से आए हुए रहते हैं, बरेली से रहते हैं। अपने ये जो है सचिन आहिर, उनके पास कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जो बस में भर के जाते हैं, तो उनमें से एक 200-500 उन्होंने दिए है, वो उनके साथ इर्द गिर्द घूमते हैं। अब ऐसा है कि अपने उद्धव जी को वो अगर अनाउंस करते, बाला साहब ने किया था, अनाउंस किया था, मालूम है, मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, और उस समय ऐसा हुआ सब नेता घबरा गए क्योंकि बाला साहब थे, उनकी एक पावर थी, उनका रिटायर होना मतलब शिवसेना विसर्जित करना, ऐसा ही हो जाता था। और वो बाजू में जो भागे उनको मालूम था इनके बगैर तो हमको सत्ता क्या, म्यूनसिपालिटी में चेयर भी नहीं मिलेगी बैठने को, इसलिए वो भाग के गए। नहीं तो उनके सहकारी भी ऐसे थे, वो अगर उनको पता होता था कि इनके जाने से कुछ नहीं होने वाला तो वो भी चालू लोग थे, वो बोलते थे ठीक है दूसरा दे दो या उद्धव दे दो, ऐसा कर सकते थे। पर ठीक है, वो बाला साहब का किस्सा अलग है। ये अगर अनाउंस करते कि मैं राज्य संन्यास घेतो, तो उनके सहकारी बोलेंगे चलो आपल्याकडे सुंठी वाचून खोकला गेला, ऐसा एक मराठी में ही है, अच्छा हो गया। अब आदित्य को बनाओ, कोई बात नहीं, आदित्य को बनाओ, एक नया विटी नया राज जैसे बोलते हैं वैसा हो जाएगा। आदित्य कितने कैपेबल है शिवसेना में? अभी देखो बाला साहब की तुलना में, बाला साहब अगर 100 समझे वो सोना था, तो ये 35% पासिंग मार्क्स वाली चांदी थे। कौन सिल्वर थे? कौन? उद्धव जी। ये तो तांबा है, कॉपर है, 10% वाला आदित्य, उसकी हैसियत जो है वो कॉपर की है, 10% है। अरे वो सोना था, ये चांदी थे, कबूल, ये चांदी थे, ये कबूल मानना पड़ेगा। अभी ये तो बेचारा कॉपर है, वो कॉपर क्या, कॉपर को लैमिनेशन करते हैं। मेरा एक बिजनेसमैन मित्र है, वो कॉपर को लैमिनेशन करके उसको सोने जैसा दिखाता है। वैसा हमारा जो मीडिया है, अरे मोदी मीडिया वैसे ठाकरे के इसमें बगल में बैठा हुआ भी मीडिया है अपने पास, वो उसको अभी ऊपर से कॉपर को सोने का लैमिनेशन करके या पॉलिश करके दिखा रहे कि ये भी सोना है, सोना है, सोना है। तो उनसे कुछ होगा नहीं, मगर ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, चलो आशा रखते हैं। मगर अभी मेरे को लगता है कि उद्धव जी अगर रिटायर होते तो एक ऐसा आ जाएगा समय कि लोग बोलेंगे अरे 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 अरे। अभी वो क्या है ना, सिंपत्ति और संपत्ति ऐसे 2 कार्ड खेल रहे हैं। तो कोई बोलते हैं कि ये संपत्ति की वजह से हुए और मुझे सिंपत्ति दो, तो सिंपत्ति का वेव जो है वो और बढ़ेगा। अरे 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 बाळासाहेबांच्या मुलाबरोबर बरं नाही झालं, अरे नहीं या परत या तुम्ही, चला जाओ दे, तुम्ही चुकलात, कबूल करता है ना। देखो राज्यपाल ने मराठी आदमी का अपमान करने के बाद जब माफ़ी मांगी तो 90% लोगों ने उनको माफ़ कर दिया। वैसे अगर ये रिटायरमेंट घोषित करते हैं कि भाई मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, 1 साल मैं किसी से मिलूंगा नहीं, 1 साल भर अगर अंदर रहते हैं तो लोग उनको धीरे धीरे बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि तब तक इनकी भी कुछ गलतियाँ होगी कि नहीं, भाई गलती बिना कौन है, फडणवीस और शिंदे की भी गलतियाँ होने वाली है। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अरे इनसे तो आप अच्छे थे, ऐसे बोलने वाले लोग निकलेंगे, ये दुनिया का भरोसा मत रखो कोई। तो उस समय वो बोलेंगे की लोकांच्या विनंतीवरून आणि मराठी माणसाच्या याच्यावरून मी आता येतो। और शिवसेना वालों को भी सबक मिलेगा कि उद्धव के बिना
बीएमसी में हार जाएंगे, थाना में हार जाएंगे, कल्याण में हार जाएंगे, भिवंडी में हार जाएंगे, बदलापुर में हार जाएंगे, नवी मुंबई में हार जाएंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि भाई शिवसेना विदाउट उद्धव जीरो। तो उनमें से भी जो लोग हैं वो बोलेंगे भाई उद्धव जी आप आइए। अभी क्या है ना, ये 4 महीने के बाद है इसका महापालिका का चुनाव, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा अगर हो गया कि मेरे बिना ये भी सब डूब गया। सर पॉलिटिक्स के लिए पैसा लगता है। मुंबई महापालिका पिछले 20-25 साल से इनके पास है। 30 साल सर 30 साल में मुंबई महापालिका ने मातोश्री को या ठाकरे परिवार को कम से कम 30 साल में 50 से 60 हज़ार करोड़, कितना बोल रहा हूँ, यशवंत यादव को पूछो उसने कितने दिए, बोलता है ऑफ द रिकॉर्ड सबको, बोलता है मेरे खिलाफ ही अभी बोलते हैं, मेरे को कालिक पोसने की बात करते हैं, मैंने हर साल कितना हज़ार करोड़ दिया, देता हूँ क्या हिसाब दे दूँ। वो बोलता है देखो इसका कालिक फांसा, उसको कालिक फांसा। यशवंत यादव और यामिनी यादव के बारे में कुछ बोले उद्धव जी? ज़्यादा नहीं बोले। उनको कालिक फांसने गए कोई? भाई वही तो स्रोत थे। तो ऐसे यशवंत यादव हर एक महापालिका में बैठे हैं जो अभी शिंदे साहब के साथ गए, तो इनका भी चिंता ये है कि मैं ख़त्म हो जाएंगे हम महापालिका से तो क्या करेंगे। इसलिए रिटायर, मेरे ख्याल से उनके रिटायर होने की संभावना 100 में से 70% नहीं है, 30% है। अगर फिजिकली उनको रिटायरमेंट, फिजिकली थोड़ा तकलीफ हुआ, या तो उनकी जो पत्नी है जो पॉलिटिकली बहुत एकदम ये है, करेक्ट रहती है अपने हिसाब से, अभी यहाँ तो करेक्ट नहीं, रॉन्ग ही साबित हुई, तो अगर रश्मि वहिनी ने उनको बोला कि मेरे को लगता है कि 1 साल के लिए, आप बोलो मत कि 1 साल के लिए रिटायर हो जाऊँ, तो उद्धव जी 100% रिटायर होंगे, क्योंकि आजकल वो उन्हीं की सुनते हैं। इसीलिए उद्धव जी को आजकल मजाक में राघोबा दादा बोला जाता है और रश्मि वहिनी को आनंदीबाई बोला जाता है। वो पेशवाई की उपमा है। और नाना फडणवीस कौन है उनका? मिलिंद नार्वेकर। हो गई बात। धन्यवाद तत्ते जी। तो तत्ते जी का विचार यही था कि उद्धव जी को थोड़ा फिजिकली रेस्ट करके फिर से एक बार अपने जोश में आजमाना चाहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।